तालियों की आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी फीलिंग में देखना चाहता हूँ। एक बार अपनी जगह पर बैठे बैठे तालियों से, बूटिंग से आप स्वागत करें सीनियर आईएएस ऑफिसर मिस्टर नवीन जैन सर का। सर बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी। तो राकेश जी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल सर, वेलकम। जी जी जी, आपको हम सुनने के ओके लिए बेताब है सभी जी, लोग। ज़रूर ज़रूर। तो सबसे पहले तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, पूरी आरसीएम की जो टीम है, राकेश जी, उनके जो टीम के सारे मेंबर्स हैं और जो सीनियर लोग हैं, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से अपने आप को दबा हुआ महसूस मत करिए कि कोई आईएएस ऑफिसर आपके साथ बात कर रहा है, क्योंकि आज किसी आईएएस ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे, आपकी तरह मैंने ज़िंदगी को देखा, मैंने भी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते हुए मैंने भी वो सारी दर्दनाक चीज़ें देखी हैं जो आपने देखी हैं, और फिर उन दर्दनाक चीज़ों के बीच में से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, और इस कदर हो गया अच्छा कि लगा कि हाँ लाइफ अब सेटल्ड है। फिर लाइफ ने दोबारा लेसन पढ़ाया कि लाइफ में अगर लगातार सक्सेस चाहिए तो लगातार एफर्ट चलते हैं। एक बार सक्सेस मिल के बात ख़त्म नहीं होती, और फिर उसी रास्ते पे आ गए कि हाँ स्ट्रगल लगातार जारी रहेगी। कोई एक पोस्ट मिलने से या एक 100 करोड़ का बिजनेस होने से ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी वहाँ पे आगे थम जाती है। किसी ने एक स्टेटमेंट बोली है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है वो। किसी ने कहा है कि आप 8 घंटे दिन में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि आप बॉस बन जाएं, और बॉस बनने के बाद आपको पता चलता है कि अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये आप लोगों के ऊपर लाइन बिल्कुल एप्लीकेबल होती है। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों से जुड़ने का मौका दिया। शायद हम लोग आपस में ज़िंदगी में रूबरू पता नहीं फिजिकली कभी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। लेकिन आज हम सबका मिलना लिखा हुआ था, थैंक्स टू कोरोना की ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं थैंक्स टू कोरोना बहुत बार बोलता हूँ, और हम लोगों को लगता है कि 9 महीने में कोरोना ने हमारी ज़िंदगी में केवल नेगेटिव चीज़ें लाई हैं। लेकिन आप लोग तो चूंकि एमएलएम से जुड़े हुए हैं, तो खैर आप तो ये भी मानते होंगे कि कहीं ना कहीं कोरोना ने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद भी की होगी। जीवन भी ऐसे ही है, जैसे कोरोना है, अगर आप उस कोरोना को ये मानते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में केवल नेगेटिव चीज़ें लेके आएगा, केवल नकारात्मक चीज़ें लेके आएगा, और ये मेरे जीवन में केवल दुख देने के लिए आया है, तो शायद बहुत सारी गलतफहमियां तो आपकी दूर हो चुकी होंगी, और कुछ मैं मानता हूं कि आने वाले समय में दूर हो जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी कि जैसे हाँ मैंने इस चीज़ को देखा है, क्योंकि आईएएस की कोई चीज़ इसमें यूज़ करने जैसी है नहीं, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है। और जैसा कि राकेश ने कहा कि मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि मेरी टीम को भी सर बता दें, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं तो इस पर्टिकुलर तरह के जगह पे बात करूंगा और ऐसे माहौल में बात करूंगा। मेरी कोशिश रही पिछले 9 महीने में कि मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं। मैं मेरा घर बैठे हुए अगर शनिवार के दिन मेरे फ़ोन को देखते हुए 1 घंटा कोई बात कहता हूं और वो आगे कुछ 200-400 लोगों तक पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद क्या हो सकता है कि आप घर बैठ के अपने कमरे से और बड़े आराम से आप 400-500 लोगों को ये बता सके कि नहीं यार निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसे पल आएंगे ही आएंगे। और आप सब लोग जो बिज़नेस करते हैं, इंश्योरेंस का बिज़नेस करने वाले इंसान को देखिए, जब बेचारे को कुछ नहीं मिलता, हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी साइड में क्या होता है, उसको कोई कह देता है कि इंश्योरेंस एजेंट बन जा, और वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है, क्योंकि उसके पास कोई इलाज नहीं होता, तो वो कहता है चलो यार इंश्योरेंस एजेंट बन जाता हूँ। बेचारा दिन में 100 लोगों को फ़ोन करता है, 90 लोग फ़ोन उठाते ही गाली बक देते हैं, और 10 लोग उसकी बहुत देर तक बात सुनने के बाद ये कहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद भी अगला दिन आता है, वो फिर फ़ोन उठाता है और फिर कोशिश करता है। और कुछ ना कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी, कंज्यूमर मार्केटिंग में भी जब बड़ा कंपटीशन होता है, आप लोग भी ऐसी सिचुएशन फेस करते होंगे। क्या होता है कि इंसान ये मान के चलता है कि दूसरा आदमी मेरे फ़ायदे की बात क्यों बताएगा, और अगर आप जब किसी को पर्सनल लेवल पे जाके अप्रोच करते हैं तो उसके दिमाग में एक अविश्वास रहता है, मिसट्रस्ट रहता है, लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है कि यार ये कोई अपने इंटरेस्ट से ही बताएगा, मेरे को तो क्या फ़ायदा करने आया होगा, और एज ए रिज़ल्ट आप लोगों का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं अगर किसी कंपनी का माल बेचना चाहूँ जिसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती है, सब चैनल्स पे, हर 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 वेबसाइट पे उसकी ऐड आती है, तो मेरे को क्या दिक्कत है उसका माल बेचने में, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ब्रांड वैल्यू बनाने में। लेकिन अगर मैं लोगों को जीतना चाहता हूँ बिना इस चीज़ के, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू चीज़ें बेच रहा हूँ,
मैं डायरेक्ट मल्टी मार्केटिंग के थ्रू चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मेरे सामने एक चैलेंज ये भी आता है कि मुझे मेरी रेपुटेशन से पहले प्रोडक्ट की रेपुटेशन भी बनानी पड़ती है, तो आपका काम और टफ होता है। तो वो रेपुटेशन आपके अपने स्वभाव से आती है, आपकी पर्सनैलिटी से आती है। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ये दिखा पाते हैं कि हाँ यार देखो, मैं आप लोगों को फेथफुल दिख रहा हूँ, विश्वसनीय दिख रहा हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जिस तरह से आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ उल्टा होता है, देखो यार मैं टाटा, अंबानी, अडानी का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो जब मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं भी ठीक ही आदमी होऊंगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस पहलू पे गौर करके देखिए। यू आर मेकिंग रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी, अदरवाइज रेपुटेशन ऑफ कंपनीज आर मेकिंग रेपुटेशन ऑफ होलसेलर और रिटेलर। तो ये इतनी बड़ी जंग को जीतने वाले लोग छोटे नहीं हो सकते या छोटे लेवल के नहीं हो सकते। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, क्योंकि टर्नओवर जो होता है ना, टर्नओवर, मार्जिन, प्रॉफिट्स, ये बड़ी चेंजिंग चीज़ें हैं। मार्केट में कब कौन सी कंपनी के मार्जिन्स क्या होंगे और लोग किस चीज़ को कितना वैल्यू दे देंगे, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलती हैं। और ये जो 2020 का साल है, इसने तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को जिस तरह से बदलते हुए देखा है, शायद ये अपने आप में फिनोमिनल है। मैंने तो मेरे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बहुत सारे लेक्चर जो +2, +1, +2 और बीकॉम में पढ़े थे, मैंने उनको मेरी आंखों के सामने होते हुए देख लिया। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से ही कोई देश चलता है। और मैंने देख लिया, हम सब ने देख लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से ही देश चलता है। जब हम सारे अपने घरों के अंदर बैठे थे तो केवल 2 ही चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, ग्रोसरी और मेडिसन। ये 2 चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। और हमारे देश ने 4 महीने में ही देख लिया कि ग्रोसरी और मेडिसन बेचने से कोई देश नहीं चल सकता, कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती। जब तक लोग बाहर आकर लग्जरी या कंफर्ट की चीज़ें नहीं खरीदते, लोग ज़बरदस्ती फालतू के कपड़े नहीं खरीदते, लोग फालतू में 4 शूज़ और नहीं खरीदते, लोग एक छोटी कार बेच के नई कार नहीं खरीदते, तब तक इकोनॉमी नहीं चलती। तो जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ा करते थे, अपनी आंखों के सामने हमने देखा, और बहुत सारे हमें लेसन सिखाए कोरोना ने। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ये कोशिश करी कि यार एक किताब मैं लिखना चाहूँगा कि यार क्यों नहीं जो चीज़ें लोगों को नेगेटिव नज़र आ रही हैं, मुझे तो वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। और मैं सुन रहा था राकेश, जब आपके साथ बात कर रहे थे, आपको पॉजिटिविटी के बारे में, सकारात्मक रहने के बारे में जब कह रहे थे, तो ये पूरी किताब उसी पे है। तो ये वैक्सीन जो है, अभी वो वैक्सीन तो बना नहीं जो कोरोना के पॉजिटिव वायरस को मारेगा, लेकिन हम सबके दिमाग के अंदर एक वायरस जरूर घुस गया है, और वो है नेगेटिविटी का वायरस। अब देखो यार, पॉजिटिव वायरस वाले तो वो हैं जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं या क्वारंटीन हो गए, लेकिन आप और मैं भगवान की दया से अभी कोरोना के शिकार नहीं हुए, लेकिन नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं। तो मैं मेरी बात शुरू यहाँ से करता हूँ कि 2 तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, एक तो कोरोना वायरस और दूसरी लॉकडाउन की वजह से होने वाले नुकसान। जो पहले वाली चीज़ है, यानी कि कोरोना इन्फेक्शन उसी को हुआ जिसको इन्फेक्शन लग गया और उसकी बॉडी ने असर दिखा दिया। उसने ये चेक किया कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है। ये तो आप सब जानते हैं ना कि कोरोना आपकी इम्यूनिटी को चेक करता है, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उसको कोरोना हो गया, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं थी वो आदमी बच गया, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो इन्फेक्शन को झेल गया। लेकिन असली टेस्ट बॉडी की इम्यूनिटी का नहीं है, असली टेस्ट है हमारी जिजीविषा का, सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि क्या हम इन कठिन परिस्थितियों में जीने का मादा रखते हैं, हमारा जज्बा है आगे बढ़ने का। ये चेक किया है लॉकडाउन के बाद होने वाली समस्याओं ने। तो मैंने अपनी किताब को यही टाइटल दिया है, किल द नेगेटिविटी वायरस, कि भैया इस वैक्सीन से, मेरी इस किताब से आप 50 चैप्टर जब पढ़ेंगे, 50 चैप्टर क्यों? क्योंकि मैं सोचता गया कि किस तरह की नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। एक बिजनेसमैन के दिमाग में आता है कि क्या मेरा माल बिकेगा, और जो पहले माल बेच दिया क्या उसका पैसा मिलेगा? क्या मेरे को लेनदार तो लेने आ गए, देनदार पैसे दे देंगे क्या? अगर स्कूल वाला आदमी था, वो स्कूल वाला आदमी ये देख रहा है कि मेरे को फीस मिल जाएगी क्या? और आप में से कई लोगों भी झगड़ा कर रहे होंगे कि यार हमारे बच्चों ने जब आपके स्कूल में गए नहीं तो हम फीस क्यों दें। और मैं ये यहाँ से मेरी बात शुरू किया करता हूँ कि जीवन में इसीलिए दिक्कतें आती हैं कि इंसान 2 तरह का व्यवहार करता है। एक व्यवहार तो वो ये करता है जो वो दूसरों के साथ करता है, और एक व्यवहार अलग होता है वो जो दूसरों से चाहता है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस तरह का व्यवहार दूसरों से चाहता है वो उस तरह का व्यवहार औरों के साथ करता नहीं। हमारी सरकारी नौकरी में मैंने अनेक कर्मचारी अधिकारी देखे हैं जो सरकार से ये कहते हैं कि सर हमारी तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। सरकार ये भी कह देती है ना कि थोड़ी बहुत तनख्वाह आगे ले लेना यार, पोस्टपोन कर देते हैं या डेफर कर देते हैं, तो वो आंदोलन की धमकी देते हैं।
नहीं नहीं साहब, हमारे घरों में खर्चा नहीं होता क्या, आपको पैसे तो पूरे ही देने पड़ेंगे। लेकिन वही सरकारी कर्मचारी अधिकारी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं दे रहा, ये कहते हुए कि भैया आप फीस किस बात की मांग रहे हो, आपने तो पढ़ाया नहीं। यार जब आप 3 महीने घर बैठ के तनख्वाह मांगते हैं तो वो स्कूल भी तो टीचर को तनख्वाह दे रहा है, वो भी तो अपने गार्ड को तनख्वाह दे रहा है, ड्राइवर को तनख्वाह दे रहा है, मिनिमम कुछ तो दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में समस्याएं तब आती हैं जब हम इस समानता के साथ व्यवहार नहीं करते, और ये हमें दिखता नहीं है। हमें कब दिखता है ये चीज़? जब हम इसके शिकार हो जाते हैं। तो मेरी जो ये किताब है, मैं इस किताब में इस बात से शुरू करता हूँ कि मेरी इस किताब में एक चैप्टर नंबर 39 है, चैप्टर नंबर 39 है, और उसमें एक किसान की स्टोरी के जरिए मैंने ये बात क्लियर की है। आप सब लोगों को मैं उन कहानियों को बताता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरी बातों से जोड़ता रहूँगा। तो सबसे पहला मैसेज मेरा ये है कि जब भी जीवन में नेगेटिविटी आए तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ नेगेटिविटी आई हुई है, उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सच्चाई है। और कोरोना के कारण आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी या गलत चीज़ें आई हैं वो केवल आपके साथ नहीं आई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी कोरोना हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक हालत उसकी ख़राब नहीं हुई होगी क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसान थे जिनको कोरोना इन्फेक्शन ने तो दिक्कत नहीं की, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई, उनका बिजनेस छूट गया, उनका स्टार्टअप बंद हो गया, उनको जहां से ऑर्डर आना था वो ऑर्डर अब नहीं आ रहा है, जहां ऑर्डर भेज दिया था वहां से पैसे मिलने के चांस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये जीवन चल रहा है, और वो जीवन हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि हाँ ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और हम सब लोग इसको फेस कर रहे हैं और हमें धीरे धीरे इसको ठीक करना है। लेकिन समानता का व्यवहार करिए, यूनिफॉर्मिटी रखिए अपने व्यवहार में। और मैंने चैप्टर 39 जो आपको बताया है वो यही कहता है कि जब तक हमारे आसपास उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, हम अकेले उन्नत नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम भी ग्रो करें तो कोशिश करिए कि आपके आसपास के लोग भी ग्रो करें। आप एक अशांत मोहल्ले में शांत नहीं जी सकते। एक अमेरिका का किसान था, अमेरिका में कंपटीशन होता है किसानों के बीच में कि मक्का किसने सबसे अच्छा बोया। अमेरिका में मक्के की फसल बहुत ली जाती है, तो वहाँ पर भी कंपटीशन होता था कि सबसे अच्छा मक्का कौन सा किसान बोता है। तो वहाँ ये कंपटीशन हुआ, तो एक किसान इस कंपटीशन को जीत रहा था 15 साल से। प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा कि किसान जी आप ऐसा क्या करते हो यार कि ये इनाम 15 साल से आपको मिलता है। तो उस किसान ने जो उस रिपोर्टर को जवाब दिया वो सुनने वाला है। उसने कहा, रिपोर्टर जी मैं मेरी फसल के अच्छे बीज, मेरी मक्के की फसल के जो बढ़िया बीज होते हैं वो सारे पड़ोसियों में बांट देता हूँ। तो रिपोर्टर ने कहा, यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आप तो पागल हो यार कि आप प्रतियोगी हो, उनके कंपटीटर हो, अपने बीज कौन दूसरे को बांटता है। क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा क्या अपनी कॉपी की नकल मरवाता है? पूरी की पूरी नकल मरवाएगा। आपका दोस्त भी सारे क्वेश्चन नहीं दिखाता आपको, वो भी 2-4 क्वेश्चन छुपा जाता है क्योंकि थोड़ा कंपटीशन तो आप में भी रहेगा जिंदगी भर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आगे सुनिए उसने जवाब क्या दिया। उसने, रिपोर्टर ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप अपने अच्छे बीज इनको क्यों बांटते हो पड़ोसियों को। तो उसने जो जवाब दिया सुनिए, जिंदगी की फिलॉसफी है, उसमें कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात नहीं है। उसने कहा, रिपोर्टर जी अगर मेरे आसपास के किसानों के फसल के बीज अच्छे होंगे, उनकी फसल अच्छी होगी, तो हवा के माध्यम से और चिड़िया या बर्ड्स के माध्यम से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं फसलों के, जब वो बहते हैं, जब वो उड़ते हैं तो वो मेरे खेत में भी आएंगे। अगर मेरी अच्छी फसल में दूसरी गंदी फसलों के पराग कण आके मिल गए तो लॉन्ग टर्म में मेरी फसल की क्वालिटी भी गिर जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी क्वालिटी मेंटेन रहे, मेरी फसल की क्वालिटी मेंटेन रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि मेरे पड़ोसियों की भी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो क्या हम जीवन में ऐसा सोच पाते हैं? हम ऐसा जीवन में सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। हम क्या सोचते हैं कि मुझे मेरे कंपटीटर को तो गिराना है, मुझे तो मेरे टीम मेंबर से भी आगे निकलना है। ये कहानी मैंने इसमें डाल नहीं रखी, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। जब एक टीम मेंबर आगे बढ़ने के लिए गलत प्रयास करना शुरू कर देता है, ये आप लोगों से संबंधित होने के कारण ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये मैंने किताब में इसको जगह नहीं दी है, लेकिन ये कहानी भी मैं सुनाया करता हूं बहुत सारी जगह। क्या होता है, जब आपस में आप एक टीम होते हो और आपकी टीम का एक ही मकसद है कि हम सबको एक पर्टिकुलर चीज़ बेचनी है, और वो टीम में सब लोगों का प्रयास है कि मैं ये चीज़ मैं बेच लूँ, ये चीज़ मैं बेच लूँ, और कई बार हमारे कस्टमर कॉमन भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते हुए ज़्यादा कमीशन ऑफर करके या शर्तें भंग करके उस ग्राहक को पटाने के लिए कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपका व्यक्तिगत काम तो अच्छा चल जाता है, जिससे आप तो व्यक्तिगत रूप से अच्छा कर लेते हो, लेकिन आप कंपनी और प्रोडक्ट को नुकसान कर देते हो लॉन्ग रन में।
तो दो दोस्त जो थे वो जंगल में से जा रहे थे, और दो दोस्त जब जंगल में से जा रहे थे तो अचानक से एक शेर उनके सामने आ गया, और जैसे ही शेर उनके सामने आ गया उनको पता लग गया कि शेर अटैक करेगा। तो एक दोस्त नीचे बैठ के अपने जूते के फीते कसने लगा कि मैं अपने जूते के फीते कस लेता हूँ। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि तू इस शेर से तेज़ दौड़ लेगा? सुनिएगा ध्यान से। उसने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस शेर से तेज़ दौड़ लोगे? उसने कहा मुझे शेर से तेज़ नहीं दौड़ना है, मुझे तेरे से तेज़ दौड़ना है। आप बात समझ गए होंगे। तो जीवन में जब हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैनशिप करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि यही करते हैं कि यार मेरे को उस मुसीबत से डर नहीं है, मैं तो कम दौड़ने वालों से आगे निकल जाऊंगा, मैं कमज़ोर से आगे निकल जाऊंगा। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात कही कि दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करिए, बराबरी का व्यवहार करिए, तभी ये दुनिया रहने लायक बन सकती है। ये बात मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। तो ये एक मैं चीज़ कहना चाह रहा था। दूसरी चीज़ जो मैं आपको शुरू में बोला कि मैं IAS बन गया, आपका 50 करोड़ का बिजनेस हो गया, फलाने आदमी का ये हो गया, उसके 2 शोरूम बन गए, 4 होटल बन गए। ज़िंदगी अंत नहीं हो जाती वहाँ पे, ज़िंदगी की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती हैं स्केल के साथ। और आपने फेस किया अपनी ज़िंदगी में कि जैसे ही आप ग्राहक बढ़ाएंगे, स्केल बढ़ाएंगे, तो नई प्रकार की मुसीबतें आएंगी जो आपने पहले नहीं देखी होती। तो मैं दूसरी बात जो आज को आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, अगर आपको कंटिन्यूस सक्सेस का शौक है तो कंटिन्यूसली एफर्ट करने का शौक भी पालिए। ज़िंदगी में वन टाइमर कुछ नहीं होता, एक दिन का मेला कोई भी नहीं है कि भैया एक दिन का मेला है, मैंने जो हथिया लिया वो हथिया लिया। ज़िंदगी हर रोज़ आपकी परीक्षा लेती है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती रहती है, कंपटीटर के रेट सस्ते हो सकते हैं, उसको नए सोर्स मिल सकते हैं, कस्टमर की चॉइस में चेंज आ सकता है। इसीलिए अगर कांस्टेंट सक्सेस चाहिए तो कांस्टेंट एफर्ट होने चाहिए। मेरा जिसमें एक जो चैप्टर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काफ़ी लोगों को पसंद है कि सर ये कहानी जो है आपकी बहुत अच्छी है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि उन्होंने ये किताब मंगा ली है। अगर नहीं भी मंगाई है तो आप आपस में एक दूसरे से लेके पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 45, लगातार सफलता के लिए प्रयास भी निरंतर चलने चाहिए। ये जो कहानी मैंने इसमें यूज़ की है, मैंने एक एक पेज की कहानी और 2 पेज का मेरा चैप्टर, यानी कि 3-3, 4-4 पेज की मेरे ये 50 चैप्टर हैं। 200 पेज की किताब है, भारी भरकम किताब नहीं है, आम हिंदी बोलचाल की हिंदी में मैंने लिखा है, कोई मैंने साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है संस्कृत जैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी कहानी मैंने लिखी इसके लिए। ये कहानी मैंने खुद डेवलप की। एक बांसुरी थी जिससे म्यूज़िक बजता है, बांसुरी से, फ्लूट। और वो बांसुरी एक दिन घर के बाहर रखी हुई थी, तो पास में एक डंडी रखी हुई थी। आपको पता होगा हमारे घर में जब कचरा आ जाता है नाली में तो हम एक डंडी का इस्तेमाल करते हैं कचरे को निकालने के लिए। एक बांसुरी एक कचरा निकालने वाली डंडी से बात कर रही थी। ये दरवाज़ा बंद करना था प्लीज़। तो वो जो डंडी है वो और बांसुरी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सोचिए। और बांसुरी को डंडी शिकायत करती है, बहन हम दोनों एक ही पेड़ से आए, लेकिन तुम बांसुरी बन गई और उसके होठों से लगती हो इंसान के, और मैं बन गई गंद निकालने वाली, कचरा निकालने वाली डंडी। ये कोई न्याय नहीं हुआ हमारे साथ। तो बांसुरी ने कहा, बहन जब अपने दोनों को तोड़ा गया था पेड़ से और अपने अंदर छेद कर रहे थे बांसुरी बनाने के लिए, तो तुमने मना कर दिया वो दर्द सहन करने से। तो जीवन में तुमने जब संघर्ष करने से मना कर दिया कि मेरे अंदर छेद नहीं करने हैं, तो तुम ऐसे ही रह गई, तो डंडी बन गई। और मैंने मेरे अंदर छेद होने दिए तो मैं बांसुरी बन गई। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। असली बात यह है कि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि बांसुरी जो ने जो पाया, मैं और आप उसी स्टेटस पे हैं। यानी कि मैं IAS ऑफिसर बन गया, आपका 50 करोड़ का 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, तो वो तो हुई कि हम बांसुरी बन गए। लेकिन बांसुरी को घमंड हो गया कि मैं तो बांसुरी बन गई, होठों पे रखूंगी, और एक दिन मन चाहे सुर नहीं निकले उससे, तो आदमी ने गुस्से में आके तोड़ दिया उस बांसुरी को। और उसकी वाइफ उस दिन बाजार में गई, एक पौधा खरीद के लाई गुलाब का, बहुत सुंदर सा, और गुलाब का पौधा वो ड्राइंग रूम में लाके रखने वाली थी। और ड्राइंग रूम में जब वो पौधा रखने लगी तो उसने देखा कि यार ये तो भारी पौधा है, गिर रहा है बार बार। तो अपन सहारा देने के लिए गमले में एक डंडी लगा देते हैं, आपने देखा होगा। तो वो डंडी ढूंढने लगे तो वो डंडी सामने पड़ी थी। वो धो के उन्होंने डंडी उस गुलाब के पौधे के साथ गाड़ के और रेशमी धागे से उन दोनों को बांध दिया। अब वो जो डंडी जो गंध निकालती थी, अब वो ड्राइंग रूम में गुलाब के पौधे का पार्ट बन गई, क्योंकि उसको भी रंग करके और रेशमी डोर से बांध दिया। तो बांसुरी तो टूट के अब पड़ी है कचरे में, और गंध निकालने वाली नाली अब है ड्राइंग रूम में। तो जीवन ऐसे हो सकता है बॉस।
याद रखिए, कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे, वरना नाली से आप ड्राइंग रूम में आ सकते हैं, और अगर आपने एफर्ट जारी रखे। इस तरह की मैंने फिलॉसफी देने की कोशिश की है। भाषणबाजी नहीं कर रहा मैं इसमें, मैंने कहीं भी इसमें भाषणबाजी नहीं करी है। मैंने इसमें कोई इतने बड़े बड़े ज्ञान नहीं दिए कि किसी की समझ में नहीं आए। आपके घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग भी अगर इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे, और यही मेरा मकसद था। मेरे लिए किताब लिखने का मकसद कोई रॉयल्टी कमाना या पैसे कमाना नहीं था। मेरा मकसद एक ही था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से इतनी कहानियाँ सुनी हैं, हरियाणा में सुनी, जैन संतों से सुनी, मैनेजमेंट पढ़ी तो तब सुनी, नेट पे देखी, किसी दोस्त ने भेजी। उन सब कहानियों को कोरोना के साथ जोड़ते हुए मुझे लगा कि अगर मैं मैसेज देने शुरू करता हूं, तो आज मुझे 6 महीने हो गए ये मैसेज देते हुए, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल सही बात है, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं सोची थी। आज का तीसरा लेक्चर, यानी कि आज का तीसरा मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो भी आपके लिए स्पेसिफिक है। आपकी टीम के हिसाब से आज मैं वो शामिल कर रहा हूं इसमें, लेकिन वो किताब में चैप्टर के रूप में ऑलरेडी शामिल है। तो वो जो तीसरा चैप्टर, जो तीसरा मैसेज मैं आपका आज आप लोगों को देना चाहता हूं, वो ये देना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी चीज़ हमारे पास होती है जिसकी हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझते, लेकिन वो हमारे साथ रहने के कारण हम उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसको मैं आपको बताने के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी पूंजी हो सकती है। मेरा चैप्टर 47 है ये किताब का, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैंने यूज़ की है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। तो वो कहानी मैं आपको आज यहाँ सुनाता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में हम पे लागू होती है। मैं उससे पहले आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछूंगा, ये कहानी सुनाने से पहले आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछूंगा, और आप कहेंगे कि वाह कितनी प्रैक्टिकल बात कही है। मैं जब बस में मेरे शहर से चंडीगढ़ जाता था हॉस्टल में, डीएवी कॉलेज, तो मैंने कई बार नोट किया कि जिस दिन मैं पानी की बोतल साथ लेके नहीं जाता हूँ, मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और किसी भी इंसान को पानी पीते देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी पानी पीना चाहिए। और कई बार मैं जब पानी की बोतल लेके गया हूँ साथ में, तो मेरी वो बोतल बिना खुले ही यूं की उतर गई। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ज़िंदगी में हमारे साथ? आप फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में गए, और कई बार पानी की बोतल साथ है, और आप पूरा रास्ता आपने निकाल दिया, बोतल यूं की यूं उतर गई, और जिस दिन पानी लेके नहीं चले उस दिन पानी की प्यास भी ज़्यादा लग रही है। जीवन में इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है, इस फिलॉसफी का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ का भरोसा होने पे भी आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि फ़लानी चीज़ मेरे साथ है, तो उसके भरोसे पे भी वो बड़े बड़े काम कर सकता है। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, ये आप सब लोगों पे भी लागू होता है। मैं उदाहरण देता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंपनी में, वो कंपनी डूब गई, उसका पैसा भी डूब गया। लेनदार हर रोज़ आके घर पे परेशान करने लगे। अब जो लेनदार परेशान करते हैं वो उसी इंसान को ज़्यादा परेशान करते हैं जो सेंसिटिव होता है, जिसमें आँख की शर्म होती है। जो आदमी बेशर्म होता है, मार्केट का पैसा उठा के रखने में इंटरेस्टेड होता है, उसको लेनदारों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी कुछ भी सुन लेता है, फ़ोन भी अटेंड कर लेता है, और बड़ी बेशर्मी से बाजार में भी घूम लेता है। लेकिन आँख की शर्म वाला सेंसिटिव आदमी नॉर्मली इसको पर्सनली ले लेता है, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है। तो ये भी इंसान ऐसा ही था। पार्क में बेंच पे हुआ बैठा था, और बेंच पे बैठा हुआ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं क्या करूं, मुझ पे करोड़ों रुपए का कर्जा आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और उस बूढ़े आदमी ने कहा, भाई साहब चिंता में क्यों डूबे हुए हो? उसने बता दिया कि बिज़नेस ख़राब है। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और उसने अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक साइन किया और इस आदमी को दे दिया, और वो बोला कि 1 साल बाद लौटा देना मेरा पैसा, आप इसको यूज़ कर लो पैसे को, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हुए बूढ़ा आदमी उस पार्क से चला गया। अब इस आदमी ने कहा कि अचानक ये बूढ़ा आदमी और ये चेक कहाँ से आ गया? वो देखता है 1 करोड़ रुपए का चेक साइन किया हुआ है, और चेक साइन करने वाले आदमी का नाम है BL गुप्ता जी। उस शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, BL गुप्ता जी ने साइन करके दिया है। यार कमाल हो गया, तो 1 करोड़ रुपए आ गया मेरे पास, तो बैठे बैठे 1 साल बाद देना है बिना ब्याज के, वेरी गुड। वो घर आया, और घर आके उसने दोबारा उस चेक को देखा, 1 करोड़ का चेक। उसने कहा यार ये चेक बहुत बड़ा है, और उधार है, 1 साल बाद चुकानी भी है, तो इसको तो मैं एक बार जमानत के तौर पे अपनी तिजोरी में रख लेता हूँ। और उसने वो 1 करोड़ का चेक अपनी तिजोरी में रखा, और उस 1 करोड़ के चेक के बेस पे कुछ ट्रांजैक्शंस कर लिए। शुरू में अच्छा प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता गया, कुछ और रिस्क लिया ज़िंदगी में, तो बिज़नेस और बढ़ गया,
और धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने में उसने अच्छी बुलंदियां हासिल कर ली, वापस बिजनेस चल पड़ा। अब उसके दिमाग में आया कि चेक तो अब खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने बाद चेक पोस्ट डेटेड हो जाता है, लेकिन एक कर्टसी की बात है, चलो चेक लौटा तो देते हैं, 1 साल बाद मिलना था। निर्धारित डेट पे वो आदमी पार्क में वापस आया, बैठ गया बेंच पे आके, लेकिन अब वो एक सफल आदमी था। 1 साल पहले वो एक असफल आदमी था। और जैसे ही वो उस बेंच पे आया और वेट करने लगा उस बूढ़े आदमी की, उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे कुछ मेडिकल का स्टाफ भी भागता हुआ आ रहा है, कंपाउंडर, नर्स, इस टाइप के लोग भागते हुए आ रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, वो लड़खड़ा गया, तो खड़े होकर उसने उस गुप्ता साहब को पकड़ लिया। अरे सर बैठिए बैठिए, क्या हुआ? तो पीछे से कंपाउंडर कहता है, भाई साहब थैंक यू, आपने मदद करी। क्यों, क्या क्या हुआ यार? वो थोड़ा समझ नहीं पाया। सर ये पागल खाने से भागा हुआ आदमी है, अपने आप को BL गुप्ता बताता है, चेक साइन करता फिरता है। अच्छा किया सर आपने पकड़ लिया, और पता नहीं आपको भी ये चेक पकड़ा देता कोई। आप सोचिए उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, जो 1 साल से BL गुप्ता का चेक समझ के रिस्क ले रहा था और कोई चेक ही नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे मैसेज ये है कि लाइफ में कई बार आपके लिए हुए डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, पीछे की बैकअप उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पीछे की बैकअप का काम केवल आपको एनकरेजमेंट करने का होता है। हम अपने परिवार से क्या चाहते हैं, हम अपने दोस्तों से क्या चाहते हैं, हम अपने बड़े बूढ़ों से क्या चाहते हैं कि वो हमें भले पैसे नहीं दें, लेकिन कम से कम मुझे 2 शब्द प्यार के बोल दें, हौसले के बोल दें। लेकिन आज ज़माना कैसा है, आज हमारा भाई भी हमें सपोर्ट नहीं करता, क्या पता हमारे दोस्त पीछे से हमें सपोर्ट नहीं करते हो, बल्कि हमारे दुश्मन हो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी मैंने इसमें 3-4 कहानियाँ लिखी हैं, और उनमें से मैंने एक कहानी डिस्करेजमेंट के बारे में लिखी है, जो चैप्टर नंबर 3 है, कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको डिस्करेज मत करिए। ये ज़िंदगी में बहुत गलत बात है। तो आज कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है, हर आदमी समझाने लग जाता है, खुद तो हिम्मत है नहीं, लेकिन आगे बढ़ने वाले आदमी को रोकने का बड़ा जज्बा है उसके अंदर। अरे भाई साहब काय को पैसे फंसा रहे हो, अरे भाई साहब ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, पार्टनरशिप उससे मत करना, फलाने मत करना, कोरोना का टाइम है क्या पता। अरे यार मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, दुनिया में कब से चीज़ें बन रही हैं? हम समझते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ही इतनी पुरानी है, हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है। पहले भी खाने पीने की चीज़ें बनती थी, कपड़े बनते थे, घर का सामान बनता था, आज भी बनता है। लेकिन फिर भी एक नई कंपनी एक नया प्रोडक्ट ला के लॉन्च करती है और सफल हो जाती है। एक नया साबुन आता है, एक नया कपड़ा आता है, एक नई कार आती है, हर रोज़ नए प्रोडक्ट आते हैं और सफल हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, नया चाहिए, इनोवेटिव चाहिए, क्वालिटी में चाहिए, कलर में चाहिए, फ्लेवर में चाहिए। तो दुनिया में हमेशा चीज़ों की डिमांड रहेंगी। बेचने वाले में हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी जगह बना सकता है कि नहीं बना सकता है। क्या हम ये हिम्मत करते हैं? हम सोचते हैं नहीं यार, लक्स और लाइफ बॉय के सामने थर्ड कंपनी का साबुन कैसे टिकेगा। बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको नया चाहिए। तो ये चीज़ डिस्करेजमेंट वाली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार तो हमारे घर में ही एक बुआ जी होती हैं, एक मौसी होगी, एक मामा होगा, एक फूफा होगा, और वो एक ही काम करता है बचपन से, आपकी तुलना करने का काम करता है। आपकी तुलना की जा रही है एक आपकी एज के बच्चे से, उसने तो 10वीं में इतने नंबर ले लिए, उसका तो वहाँ एडमिशन हो गया, वो तो फलानी जगह सेलेक्ट हो गया, वो तो ये कर गया, वो तो ये कर गया। अरे भाई मेरे बारे में जो अच्छा है वो भी बताओ किसी को, या मुझे दूसरों से हमेशा तुलना ही करते रहोगे आप? तो ये तुलना भी कई बार आदमी को ख़राब करती है। मेरा एक चैप्टर है पूरा इस पर कि बिना बात की तुलना जीवन को नीरस बना देती है। तो कई बार तुलना करने का भी हमारा एंगल गलत होता है। और डिस्करेजमेंट के ऊपर जो मैंने कहानी दी है, आपको 1 मिनट में सुना देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी 1 मिनट की कहानी है, क्योंकि महाभारत से लिए मैंने वो कहानी अपने। आपको पता होगा जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन हर आदमी को अपने खेमे में कर लेता था। तो राजा शल्य, पांचाली के पिता थे राजा शल्य, और राजा शल्य भी युद्ध लड़ने के लिए आ गए, और दुर्योधन ने धोखे से उनको भी अपनी तरफ मिला लिया, जबकि वो तो पांडवों के ससुर थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने राजा शल्य को अलग से बुला के एक रिक्वेस्ट करी कि राजा शल्य आप एक काम कर लो, दुर्योधन की तरफ से तो लड़ लो, लेकिन मेरी एक मदद कर दो। तो राजा शल्य ने पूछा कि क्या मदद करनी है? आप कर्ण के सारथी बन जाओ, कर्ण के, और उसके सारथी बनने के बाद आपको एक ही काम करना है, कर्ण को जली कटी सुनाते रहना, उसको डिस्करेज करते रहना, बस इतनी मदद कर दोगे क्या? राजा शल्य ने कहा मैं कर दूंगा। और दुर्योधन ने भी संयोग से उसको ही कहा सर आप बड़े अच्छा रथ चलाते हो, आप तो मेरे दोस्त कर्ण का रथ चला दो। चला दिया, कर्ण का रथ चला दिया कि चला दो यार।
तो उन्होंने वो रथ चलाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, राजा कर्ण का रथ राजा शल्य चला रहे हैं और हर समय ये कह रहे हैं क्या कर्ण यार, तेरे को तीर नहीं चलाने आते यार, क्या आदमी है तू। जबकि उधर उसका जो सबसे शक्तिशाली, जो उसका मुकाबला करने वाला अर्जुन है, उसका रथ भगवान कृष्ण चला रहे हैं और हर लाइन पे उसको कहते हैं वेरी गुड अर्जुन। तो आप सोच के देखिए यार कि जीवन में अगर राजा कर्ण को शल्य जैसा सारथी मिलता है और अर्जुन को कृष्ण जैसा सारथी मिलता है, तो परिणामों पे कितना फर्क पड़ता है। कौन जीता था महाभारत का युद्ध और किसने जीता, किसके लिए। अर्जुन की वजह से पांडवों को बहुत फायदा हुआ, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कर्ण शल्य की बातों से परेशान हो गया, उसका पूरा छिल गया स्वभाव कि यार ये आदमी मेरे को क्या आदमी दिया है, मेरे को इतना डिस्करेज करता रहता है, और लास्ट में गलती की, मर गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि डिस्करेजमेंट सबसे बुरी चीज़ है। किसी को मारना हो तो हथियार की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज करना शुरू कर दो। आमिर खान की फिल्म का मैंने उल्लेख किया, तारे ज़मीन पर का एक लाइन में मैंने उल्लेख किया इस मेरे चैप्टर नंबर 3 में। मैंने कहा कि उसमें आमिर खान उस बच्चे के पिता से क्या कहता है, जो थोड़ा सा कम चंट होता है, थोड़ा कम स्मार्ट होता है जो बच्चा, वो कहता है कि एक गाँव के लोग जब किसी पेड़ को काटना चाहते हैं तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। उस गांव के लोग उस पेड़ के चारों तरफ खड़े होकर उस पेड़ को श्राप देना शुरू कर देते हैं, उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, जिससे वो पेड़ ऑटोमेटिकली सूख के गिर जाता है। तो डिस्करेजमेंट भी वही श्राप होता है, जो धीरे धीरे एक इंसान के अंदर उसकी जीने की इच्छा को, उसकी विल पावर को, उसकी इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है और इंसान एक पेड़ की तरह सूखते सूखते पूरी तरह गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में अगर लोगों ने आपको एनकरेज किया, आपने कुछ अच्छा किया, और लोगों ने आपको अगर डिस्करेज किया, तो आप वो नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। और आप सोचो यार, आप जीवन में किसी आदमी को कुछ दे नहीं सकते हाथ में, कैश में, काइंड में, तो कम से कम अच्छे शब्द दे दो यार। और अगर वो अपने घर के आसपास के लोगों से ही एनकरेजमेंट फील नहीं करेगा तो किससे करेगा। तो ये इस तरह का फिलॉसफी मैंने यूज़ की है मेरी किताब में, जो आपको राकेश जी ने बताई। और मुझे बड़ी खुशी है कि किताब पिछले 2 महीने से, क्योंकि ये किताब मैंने 31 अगस्त को डाल दी थी अमेज़न पे, पूरा सितंबर अक्टूबर निकाला इस किताब ने, और ये अभी तक भी अच्छी सेलर में है, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंड की तो ये किताब अच्छी है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये किताब मेरी इतनी अच्छी चली जाएगी, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से एक एफर्ट किया था। अब मैं आप लोगों को अगला मैसेज समझाता हूँ। यानी कि आपको मैंने अभी तक 3 या 4 मैसेज दे दिए हैं। मैं तुलना की बात कर रहा था, मैं तुलना से फिर पकड़ लेता हूँ। आइए तुलना पे बात करते हैं। तो इसमें एक चैप्टर है, मैंने आपको बताया था कि बिना कारण की तुलना जीवन को नीरस बनाती है। तो ये जो 44 नंबर का चैप्टर है, इसमें जो कहानी मैंने इस्तेमाल की है, अगर मैं आपको उसको इस कहानी के बारे में आपको बताऊं, 44 नंबर की कहानी के बारे में, तो वो कहानी सुन के भी आप ये कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है। इस तरह का रियल में एग्जाम्पल आता है। अब क्या होता है कि आपको पता होगा, जब कोरोना फैला था, मैं सीएमडी रोडवेज राजस्थान था, और मुझे भी पता है कि हम मज़दूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे जब वो फंस गए थे इधर उधर। काफ़ी रिस्की काम था, लेकिन हम कर रहे थे। तो भारत सरकार ने भी रेल चला दी थी। तो बॉम्बे से एक रेल चलती है और वो बिहार जा रही थी मज़दूरों को लेके। एक मज़दूर भी उस रेल में चढ़ा और उस डब्बे में आके बैठ गया, और जैसे ही वो मज़दूर उस रेल के डब्बे में आके बैठा, निःशुल्क थी वो, फ्री ट्रेन थी मज़दूरों के लिए। तो वो जो ट्रेन में आके बैठा, तो सामने एक सुपरवाइज़र लेवल का आदमी बैठा हुआ था उसी ट्रेन में। और वो सुपरवाइज़र लेवल का आदमी, जो आपने देखा होगा, जो अपने यहाँ बिल्डिंग्स पे काम करते हुए सुपरवाइज़र बन जाते हैं, उनके अंडर मज़दूर काम करते हैं। अब एक मज़दूर और एक सुपरवाइज़र आमने सामने बैठ गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो कोरोना के कारण चली। सुपरवाइज़र उस मज़दूर को देख के परेशान सा फील करने लगा कि यार ये मज़दूर कहाँ से आगे बैठ गया। और वो जो मज़दूर है, उसको भी लगा कि यार ये सामने सुपरवाइज़र टाइप का आदमी लग रहा है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है। दोनों ने बातचीत शुरू की, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। बातचीत शुरू हुई तो सुपरवाइज़र ने उस पर टॉन्ट कसा, उसका मजाक उड़ाया, यार तुम कभी इस तरह की ट्रेन में तो नहीं बैठे होंगे गद्देदार सीटों के ऊपर, और तुम्हारे तो मज़े हो गए। अब सोचिए कि क्या परिस्थितियां हैं, काहे के मज़े हो गए। लेकिन वो अपनी बात कहने से बाज नहीं आया, क्योंकि वो वाइट कॉलर समझ रहा है खुद को, और मज़दूर को समझता है ब्लू कॉलर, ये तो निचले दर्जे का मज़दूर है। मज़दूर ने ये बात सुनी, उसको बड़ी बुरी लगी कि अच्छा यार। तो फिर वो आगे कहता है, यार ये क्या ट्रेन चलाई है फालतू की। मैं तो बॉम्बे में अच्छा खासा ठीक ठाक था, तो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की कि बेटा कोई ट्रेन आ रही है, तू घर आ जा, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, मैं तो ज़बरदस्ती आके इस ट्रेन में बैठा हूँ। मज़दूर इसका क्या जवाब देता है, मैं तो पैदल ही निकल लिया था, मैं तो पैदल ही निकल गया था मेरे घर जाने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई ट्रेन है। फिर किसी ने कहा कि कोई ट्रेन चल रही है,
तो मैं स्टेशन पे आके इस ट्रेन में बैठ गया। अब ये ट्रेन चली है तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। सुपरवाइज़र उसी ट्रेन को इस दृष्टि से देख रहा है और मजदूर उसी ट्रेन को एक मौके के रूप में देख रहा है। अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतने में उस सुपरवाइज़र का फ़ोन बजा और उसने एक फ़ोन अटेंड किया, उसके सारे विचार बदल गए। तो अचानक से मजदूर ने देखा कि वो मुस्कुरा रहा है अब, और वो मजदूर की तरफ देख के कहता है, पता है अभी फ़ोन पे क्या मैसेज आया है? तो मजदूर ने पूछा, नहीं सर आप ही बता दो क्या मैसेज आया है। तो सुपरवाइज़र ने कहा कि अभी अभी ये मैसेज आया है कि मैं जिस चाल में रहता था बॉम्बे में, उसमें कई लोगों को कोरोना निकला है, पुलिस ने उस पूरी कॉलोनी को घेर लिया है, लोगों को अस्पताल ले जा रहे हैं, और शायद 1 महीने के लिए अब वो सारे लोग अस्पतालों में रहेंगे, क्वारंटीन सेंटर पे रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। अच्छा हुआ मैं बच गया और इस ट्रेन में आके बैठ गया। मजदूर ने कहा, सर थोड़ी देर पहले मैं भी यही कह रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग इमरजेंसी के टाइम पर भी अपना ये नहीं छोड़ते कि मैं बड़ा मैनेजर हूँ, मैं छोटा मैनेजर हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मैनेजर है, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, ये गाड़ी का ड्राइवर है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तुलना तभी करना ठीक होता है जब उस तुलना से आप खुद की डेवलपमेंट करते हैं। जब आप तुलना का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि एक तुलना की बात मैंने इसमें और की है कि एक हमारी तुलना करने की आदत और बताता हूँ। मैंने कई बार देखा है, हम लोग कई बार जाते हैं तो मैंने कई इंसान ऐसे देखे हैं कि वो जब भी तुलना करेंगे वो दूसरे आदमी की किस्मत से तुलना करता है। आपके यहाँ भी कई लोग आपको मिल जाएंगे, वो तो लक्की है, आप कहेंगे ना यार वो आदमी गजब है, वो तो लक्की है। अब जैसे मेरे को देख लीजिए, अरे यार लक्की है आईएएस बन गए। जब हम ये लाइन सुनते हैं ना, लक्की है आईएएस बन गए, लक्की है आईएएस बन गए। हमने जो 4 साल 3 साल जो इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतना दिमाग लगाया, इतना रिस्क लिया अपनी ज़िंदगी के साथ, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर 10% लक है, उसने भी तभी काम किया ना जब 90% मैंने हार्डवर्क किया। अकेला लक कैसे काम करेगा? अगर मैं ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं करूंगा तो फॉर्म कैसे भरूंगा? अगर मैं फॉर्म भरने के लिए हार्डवर्क नहीं करूंगा तो मेरा लक कहाँ से आएगा? मैंने इसमें कहानी का किस्सा दिया है। एक सरदार जी थे, मतलब एक इंसान था, वो हमेशा भगवान जी से प्रार्थना करता रहता था कि सर मेरी लॉटरी निकाल दीजिए, मेरी लॉटरी निकाल दीजिए। तपस्या करता रहता था भगवान की, प्लीज़ सर मेरी लॉटरी निकाल दीजिए। तो एक दिन भगवान ने उसको आगे कहा कि मैं तुम्हारी लॉटरी निकालने को तैयार हूँ, लेकिन टिकट खरीद लो, लॉटरी का टिकट खरीद लो। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी लॉटरी की उम्मीद करके बैठे हैं जिसकी टिकट हमने आज तक नहीं ली, और हम फिर दूसरे को कह देते हैं ये लक्की है। सबसे पहले हार्डवर्क करके वो टिकट खरीदिए, लक उसके बाद काम करेगा। और वो हार्डवर्क की टिकट जो होती है वो बहुत महंगी होती है, वो जो टिकट आप हार्डवर्क से खरीदते हैं वो इतनी सस्ती नहीं होती। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक चैप्टर मैंने ये भी दिया है कि लोग एक दूसरे को लक्की बता देते हैं कि यार ये तो लक्की था इसलिए इसको ये मिला है, अदरवाइज इसको ये नहीं मिलता। तो ये तरीका होता है अपने आप को तसल्ली देने का, अपनी कमजोरी को छुपाने का तरीका है ये कि भैया दूसरे को लक्की बता के पार लग जाओ। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि लक तब काम करेगा जब आपका एफर्ट है। अगर आपने एफर्ट नहीं किया तो आप लक्की नहीं हो सकते, आपकी लॉटरी भी नहीं निकल सकती अगर आपके पास लॉटरी का टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, बाजार तक जाने का दम नहीं है। जिंदगी में कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, टेंडर की वजह से आप धनवान हो गए क्योंकि एक टेंडर आपको फल गया। टेंडर भरना तो पड़ेगा, टेंडर का कागज़ तो लाना पड़ेगा। मैं सुन रहा था राकेश जी के लास्ट के स्टेटमेंट कि आईएएस का फॉर्म तो बहुत सस्ता आता है, लेकिन आईएएस को तैयारी करने के लिए जो आप महीने दिन और पूरी दुनिया की नज़रों में आप जो झेलते हैं, जब हम प्रीलिम देने जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी देख रहा होता है, ये गया प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देने, अब ये गया मेंस एग्ज़ाम देने, ये गए हैं भाई साहब इंटरव्यू देने, सिलेक्शन नहीं होता है, बन गए डीसी। ये स्टेटमेंट फेस करता है वो आदमी, एक एक जगह वो ये स्टेटमेंट फेस करता है। पीछे से लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे भाई साहब डीसी बनने गए थे, बन गए डीसी है। तो यार आप ज़िंदगी में इस तरह के रिस्क लेते हैं तभी आप बाद में अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं। इसीलिए मैंने एक इसमें रियल कहानी भी दी है कि एक मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी कि वो लद्दाख गए और उसकी ड्राइंग रूम की टेबल पे एक बड़ी सुंदर फ़ोटो लगी हुई रिवर राफ्टिंग की, कि मैंने अपने दोस्तों के साथ लद्दाख में रिवर राफ्टिंग की। तो वो फ़ोटो देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा किया तूने यार, लद्दाख में जाके रिवर राफ्टिंग करके आया, इंडस रिवर में, सिंधु नदी में। उसका चेहरा उतर गया। मैंने कहा कि यार तेरा चेहरा क्यों उतर गया इस बात से? मैं तो तेरे को अच्छी बात कह रहा हूँ कि तूने मज़े किए, दोस्तों के साथ रिवर राफ्टिंग की, एडवेंचर किया। बोला यार तेरे को पता नहीं है, जब हम ये रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारी नाव पलट गई थी, हम सारे नदी में गिर गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बची उस दिन यार। ओह अच्छा। तो मैं जिस आदमी को ये सोच रहा था कि इसने मज़े किए, एक्चुअल में उसके साथ ऐसा हुआ है।
उसने कहा पूरी फ़ोटो ध्यान से देख। मैंने फ़ोटो मेरे हाथ में लिया, उसके नीचे कोटेशन लिखा हुआ था, बहुत काम का कोटेशन है, सुनिएगा। मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए, पता नहीं उन्होंने रास्ते में क्या क्या झेला है। मैं ये समझता हूँ कि शायद हम ये भूल जाते हैं। हमें आदमी मंजिल पे खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस आदमी ने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस तरह का रास्ता किया है, उसमें लैंडमाइंस लगे हुए थे। आप उस लैंडमाइन में फंस गए, एक बार नहीं 2 बार फंस गए। वो लैंडमाइन से भी मैं भी घायल हुआ, एक पैर उखड़ गया, कुछ और उखड़ गया, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। वो कांटों पे चलता गया, आग का दरिया पार कर गया। हमने आग का दरिया देखेगा नहीं यार, कमीज जल जाएगी मेरी, कपड़े जल जाएंगे, उसने अपना शरीर जलाया है। तो दोस्तों याद रखिए, बिना एफर्ट के, बिना रिस्क के, बिना बड़ा सोचे हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पर हम दूसरे पहुँचे हुए लोगों को देख देख कर ईर्ष्या कर रहे हैं। जो एफर्ट उन्होंने किए हैं उससे तुलना कीजिए। आप उनकी मंजिल से अपने रास्ते की तुलना नहीं कर सकते, आपको उनके रास्ते से अपने रास्ते की तुलना करनी पड़ेगी। मैंने इसमें एक उदाहरण दिया है मेरी किताब में, आपको फिर बताता हूँ। आईएएस की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं, आईएएस की या कोई भी तैयारी समझ लो आप कभी मुखर्जी नगर जाइए दिल्ली में। मुखर्जी नगर आपने सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक एरिया का नाम मुखर्जी नगर है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार के और कई स्टेट के बच्चे आगे रहते हैं। एक कमरे में 5-5 लड़के रहते हैं, सिर्फ सोने भर की जगह होती है। ज़्यादातर वो एक ढाबे पे खाना खाते हैं, छोले कुलचे खाते हैं, पोहे खाते हैं सुबह, ताकि 10 रुपये में पोहा खाया, 20 रुपये का छोला कुलचा खाया, 20 रुपये का, तो मैक्सिमम 150 रुपये खर्च कर सकते हैं वो, क्योंकि कोचिंग का पैसा भी जमा कराना है, घर से पैसा कमाया है। ऐसे लोग जब संघर्ष कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उन लोगों के होते हैं, तो दूसरे लोग कह देते हैं यार इनकी तो किस्मत ही ऐसी होती है, बिहार के लोगों का तो सिलेक्शन बहुत होता है, यूपी के लोगों का सिलेक्शन तो बहुत होता है, पता नहीं क्या बात है इनकी। हम ये नहीं देखते कि हमारा हरियाणा का लड़का जब तैयारी करने के लिए जाता है, कैथल का, कुरुक्षेत्र का या कहीं का भी लड़का, या आपके लुधियाना का, मंडी गोविंदगढ़ का लड़का, मेरे साथ पढ़ते थे चंडीगढ़ में मंडी गोविंदगढ़ के लड़के, तो मंडी गोविंदगढ़ के लड़के हॉस्टल में नहीं रहते थे, बाहर फ्लैट लेके रहते थे, सर्वेंट रख दिया घर वालों ने, गाड़ियाँ दे दी उनको। तो भैया ठीक है, आप अपने बच्चों को ऐसे रखिए, और फिर 3 साल बाद वापस बुला लेते थे, अरे बेटा तेरी तो सीए नहीं हुई, तेरा तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो आप बिहार यूपी के लड़के की कंपैरिजन जब अपने हरियाणा या पंजाब के लड़के से कर रहे हैं, आप उनकी परिस्थितियों की तुलना क्यों नहीं कर रहे हो? आपने उसको क्या कह दिया, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे खाने की केयर बहादुर रख दिया हमने, तेरे को किराए देने की परवाह नहीं है, हमने तेरे को फ्लैट दिला दिया है, तू तो आराम से पढ़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देने के बाद लोग सफल नहीं होते, इसको इस तरह से मत सोचिएगा मेरी बात को। लेकिन मैं जो आईना आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष की ज़रूरत नहीं होने के बावजूद संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाया, आज वो कुछ और बन गए। आज वो ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर वो किसी से नहीं डरते। वो कहते हैं यार हमने जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया है, कभी भी दे देंगे, सौंप देंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग घर के इतने पैसे खराब करते हैं और फिर एक ताना घर वाले हमेशा देंगे सारी उम्र, सुना होगा आपने वो ताना, हर कोई सुनता है, मैं भी सुना हूँ, आप भी सुने होंगे, और आगे कोई ना कोई और सुनेगा आपके मुंह से, क्योंकि आगे ताना देने की बारी अपनी आने वाली है। और हम ताना ये देंगे अपने बच्चों को, यार हमने तो तुम्हें सारी चीज़ें करके दे दी थी, फिर भी तुम सफल ही नहीं होते हो। रीज़न कि हम हमारे बच्चों को संघर्ष का मौका नहीं देते। एक मेरा पूरा चैप्टर है इसमें कि आदमी की संघर्ष के समय मदद करनी चाहिए, उसके संघर्ष को अपना संघर्ष मत बना लीजिए। इस पर पूरी कहानी है, और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैंने किस्सा कौन सा इस्तेमाल किया, बड़ा फेमस किस्सा है वो। एक ऐसे ही दयालु आदमी को एक तितली मिल गई। आपको पता है जो तितली होती है पहले वो कोकून में बंद होती है, कोकून में, तितली बनने से पहले वो कोकून में बंद होती है, छोटा सा कोकून होता है। यस सर। उस कोकून में उस तितली को उसने देखा, उसको बड़ी दया आई, अरे यार बेचारी तितली कोकून में फंसी हुई है। घर से कैंची लेके आ गया, कैंची, और कोकून का एक कोना काट दिया और उसमें से खींच के तितली बाहर निकाल दी कि बेचारी तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि जब तितली को कोकून से खींच के बाहर निकालेंगे तो वो कैसी तितली बनेगी। अपंग तितली बनी, क्रिपल्ड बटरफ्लाई, ज़िंदगी भर उड़ नहीं पाई उस आदमी की मेहरबानी से। तो हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जो अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देते, और वो स्ट्रगल नहीं करने देते, और ऐसे ही हमारे कोकून काट के उन्होंने हमें खींच के बाहर निकाला, तो हम में उड़ने की कैपेसिटी नहीं रही, और हम वो तितली नहीं बन पाए जो फूलों पे जाके रस चूस सकती थी। लेकिन हम लोग
क्या बन गए जो आप जानते हैं। तो इसीलिए संघर्ष, स्ट्रगल हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इंटरनल पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर भगवान ने आपको स्ट्रगल करने का मौका दिया है तो भगवान ने अगले चैप्टर में यह भी लिखा है आप बहुत सफल होने वाले हो। आप उस चैप्टर तक जा नहीं पा रहे हो, आप उस चैप्टर से पहले ही किताब को ख़त्म कर रहे हो, वॉल्यूम 1 पे ही ख़त्म कर रहे हो, वॉल्यूम 2 पढ़ी नहीं आपने। वॉल्यूम 2 में सक्सेस था। आपने कई फ़ोटो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, एक आदमी डायमंड की खुदाई कर रहा है और जिस दिन डायमंड एक कुदाल दूर था, केवल एक कुदाली और लगनी थी और डायमंड उसके हाथ आना था, उस दिन वो कहता है यार मैंने बहुत खोद लिया, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि जिस दिन डायमंड हाथ में आने वाला होता है उसी दिन आप वापस लौट जाते हो। अरे यार मैं बहुत फ़ोन कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ, अब मेरे से और मेहनत नहीं बनती है, अब तो मैं यार बस हो गया मेरा। और पता लगा कि भाई साहब उसी दिन सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाला था, उसी दिन आपका सारा तख्ता पलटने वाला था। तो इसीलिए 90% पे आके भी अगर आप वापस लौट गए बॉस, तो भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता था। तो ये सारी बातें इस किताब में है, मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है। मैं तो कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, मेरा पहला ही प्रयास है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा था इसी मौके पे कि जो लोग इंग्लिश पढ़ने में थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए अगले वीक में ये इंग्लिश की किताब भी आ रही है, यानी कि वैक्सीन 50 हिंदी के बाद लोगों की डिमांड पे मुझे इंग्लिश में भी बनानी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी इंग्लिश वाली है जो अगले वीक अमेज़न पे उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, अगले वीक से अवेलेबल हो जाएगी। फ़िलहाल हिंदी वाली अवेलेबल हैं। तो हम लोग आज के अगले बात करते हैं जो मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और मैंने पिछली लाइन में उसका हिंट दे दिया था आपको कि जो मैंने आखिरी लाइन आपको बोली थी कि भाई ज़िंदगी में जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो केवल लक से कंपैरिजन मत करिए, उसके एफर्ट से भी कंपैरिजन करिए। दूसरा मैंने कहा कि स्ट्रगल जो होती है वो लगातार करने वाली स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल का कोई एंड नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको एक कहानी बताई कि लगातार सक्सेस के लिए लगातार एफर्ट होने ज़रूरी हैं। जहाँ पर आपने अपने एफर्ट रोक दिए वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। और एक बात जो आपके लिए और रेलेवेंट लग रही है मुझे, जिस तरह के लोग मेरे सामने बैठे हैं, कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी फर्जीवाड़े से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। स्किल मतलब निपुणता, कौशल। हमारे अंदर जो स्पेशल भगवान ने चीज़ें दी हैं, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है, किसी के अंदर अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर का अपना गुण बहुत लेट पता चला कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, मैं लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे हमें अपने स्किल्स के बारे में पता रहना चाहिए। मुझे भी इस कोरोना के दौरान अपनी बहुत सारी चीज़ों का पता लगा, तो ऐसे ही आप लोगों को भी पता लगा होगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने ज़िंदगी में जो क्वालिफ़िकेशन ली है या मैंने जो एजुकेशन ली है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी लिविंग या मेरा काम धंधा मेरी उस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से चले। आपने ऐसा देखा भी होगा। लेकिन हम में से कई लोग पीछे पड़ जाते हैं इस बात के कि भाई साहब मैंने तो बीटेक करी है, मैं तो 10,000 की जॉब के पीछे जाऊंगा। उसको मैं पता क्या करता हूँ, प्लास्टिक की कुर्सी से अपने पाँव बांध लेना। प्लास्टिक की कुर्सी से पाँव बांध लेने का मतलब होता है, आप सबको पता है कि अगर आप अपने आप को प्लास्टिक की कुर्सी से बांध लो तो आप एक्चुअल में बंधे हुए हो कि नहीं बंधे हुए हो। आप कोई बंधे हुए नहीं हो प्लास्टिक की कुर्सी से अगर बंधे हो। लेकिन हम अपने ज़िंदगी को, अपने स्किल को, अपनी करनी को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को उस प्लास्टिक की चेयर से बांध लेते हैं और फिर ये सोचते हैं मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद आप एक फ़िलॉसफी से निकल नहीं पा रहे हो। और वो होता है कि आप अपने एक्चुअल स्किल को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक्चुअल स्किल की पहचान इंसान को कई बार लेट पता लगती है। हमारे यहाँ 2016 में एक IAS ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ, रोमन सैनी, उसका नाम था रोमन सैनी। आप सर्च करिएगा उसके बारे में, रोमन सैनी, ROMANSAINI सैनी, रोमन सैनी। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें सस्पेंस में रखेंगे, आप सर्च बाद में कर लीजिएगा, बता मैं देता हूँ। आप जैसे रोमन सैनी को सर्च करेंगे उसी के साथ एक वर्ड और आएगा कि इस लड़के का IAS में सिलेक्शन हुआ था, इसको IAS मिल गया था, अच्छी जगह मिल गया था, लेकिन इसने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद इसने कहा कि शायद IAS मेरे लिए नहीं है, मैं अपने आप को IAS की रस्सी से नहीं बांधना चाहता और मैं एक बिज़नेस करूँगा। और उसने एक बिज़नेस शुरू कर दिया, स्टार्टअप। मैं बताऊं उसके स्टार्टअप का नाम आपको, अनअकैडमी। उसके स्टार्टअप का नाम है अनअकैडमी। आप अभी IPL के मैच देख रहे होंगे और आपको पता होगा कि अनअकैडमी IPL की को स्पॉन्सर है। केवल 3 साल के अंदर करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप उस आदमी ने ली है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और पता नहीं कौन कौन उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उस लड़के के पिताजी ITI में प्रिंसिपल हैं, क्योंकि मैं सेक्रेटरी ITI रहा हूँ। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ,
उस लड़के ने अगर ये सोच लिया होता कि मैं तो आईएएस बन गया हूँ, ठीक है यार, मेरी ज़िंदगी तो अब ठीक ठाक कट जाएगी, उसने कहा नहीं, शायद ये मेरा असली गुण नहीं है। अनअकैडमी क्या करता है? अनअकैडमी ये करता है कि हिंदुस्तान में जितने भी अच्छे लेक्चरर हैं, अच्छे कोचिंग देने वाले हैं, अच्छे स्पीकर हैं, उनके लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता है और उनके लेक्चर स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा देता है अपनी ऐप के थ्रू, और स्टूडेंट उस लेक्चर के जो पैसे पे करता है उसमें अपना कमीशन रख के वो अगले को उसका कमीशन दे देता है। तो इस तरह के कंसेप्ट पे वो आया, आज बायजूस से बड़ा हो गया। बायजूस उससे पहले आया था लेकिन बायजूस से बहुत आगे निकल गया। कमाल का कंसेप्ट है, ना कोई क्लासरूम है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन देश में शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने कभी उबर का आइडिया बनाया, जिसने कभी ओला का आइडिया बनाया, जिसने कभी स्विगी का आइडिया बनाया, आज उसके कोई रेस्टोरेंट थोड़ी हैं, आज उबर के या ओला के पास कोई टैक्सी थोड़ी है, लेकिन उन्होंने नया सोचा, स्ट्रगल किया, लोगों ने हंसे, लोगों ने कहा सफल नहीं होगा, लेकिन हिम्मत रखी, आज सफल हो गए। तो मैं आप लोगों से बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी आइडिया पर जब हम लगातार अपना पूरा दम लगाएंगे, डेफिनेटली हम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। मैं स्किल के ऊपर अपनी बात कह देता हूँ कि स्किल कैसे पहचानना चाहिए, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैंने इसमें दी है। मेरा एक चैप्टर है इसमें स्किल के ऊपर कि स्किल किस प्रकार से आने वाले समय में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चैप्टर में वो कहानी जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, और वो कहानी मुझे कई लोगों ने कहा कि सर बड़ी कमाल की है। जैसे ही ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं हमें तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि हम भी ये गलती अपने साथ कर रहे हैं। अपने कौशल की पहचान करें और सही जगह पहुँचें, चैप्टर 22। अपने कौशल की पहचान करें। एक बार एक ऊँट का बच्चा था, वो अपनी माँ से बात कर रहा था, ऊँटनी से, और उसने ऊँटनी से क्वेश्चन पूछा कि माँ ये अपने शरीर पे पीछे कुबड़ सा क्यों बना दिया भगवान ने, कुबड़ सा, ऊँट के ऊपर कुबड़ होता है। उसने कहा बेटा ये कुबड़ इसलिए बनाया है कि हम रेगिस्तान में जब चलते हैं तो पानी नहीं मिलता, तो हम पानी को स्टोर कर लेते हैं कुबड़ में, तो कई दिन चल जाता है पानी। अच्छा मम्मी, इसलिए कुबड़ बनाया है। उसने कहा मम्मी ये मेरे पाँव ऐसे लंबे और फिर नीचे गद्देदार गोल पाँव ऐसे क्यों दिए भगवान ने, बड़े भद्दे लगते हैं मुझे मेरे पाँव। तो उसकी मदर ऊँटनी ने जवाब दिया कि रेगिस्तान की रेत में चलने के लिए इस तरह के पाँव ठीक रहते हैं, तभी अपन जहाज कहलाते हैं रेगिस्तान के, क्योंकि अपनी चाल बहुत तेज़ है इन पाँवों के कारण। ऊँट के बच्चे ने कहा अच्छा मम्मी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताओ मम्मी, ये मेरी जो आँखें की पलकें हैं ये हमारी इतनी मोटी क्यों होती हैं, ये आँखों के सामने क्यों आती हैं? आप ऊँट की पलकें देखेंगे तो बहुत हैवी होती हैं और आँखें उससे ढकी होती हैं, तो ये क्यों है? उसने कहा बेटा ये इसलिए है कि रेत बहुत उड़ती है रेगिस्तान में, तो रेत से बचने के लिए भगवान ने अपने को इस तरह की आई लैशेज़ दी हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, तो उस बच्चे ने अपनी मदर से क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा मम्मी अगर भगवान ने मुझे कुबड़ रेगिस्तान में पानी स्टोर करने के लिए दिया है, अगर भगवान ने मुझे ये पाँव रेगिस्तान में चलने के लिए दिए हैं, अगर भगवान ने मुझे ये आई लैशेज़ रेगिस्तान की रेत से बचने के लिए दी है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि आप रेगिस्तान की बजाय चिड़ियाघर में हो। तो जस्ट फाइंड आउट कि आप असली जगह पहुंच गए हैं नहीं पहुंचे हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक की कुर्सी से पाँव मत बांधिए, मेरी ये बात याद रखिए। जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एंड डू द रियल थिंग विच यू कैन डू। ऐसा नहीं हो कि कोई छोटे मोटे स्वार्थ के चक्कर में, कोई छोटे मोटे लालच के चक्कर में, या कुछ इमोशन के चक्कर में हम होमसिक हो गए हों, या वो रिस्क नहीं लेने को तैयार हो जो हम ले सकते हैं, और इस वजह से अपनी प्रगति रोक के बैठे हों। तो मैं ज़िंदगी में बहुत लोगों को ये कहा करता हूँ कि प्लीज़ अपनी असली क्षमता को पहचानो, उससे बाहर निकलो, और फिर आपको पता लगेगा। मैंने एक लाइन कही है, जहाँ हमारा कंफर्ट जोन ख़त्म होता है वहाँ से हमारी सफलता का जोन शुरू होता है। जब हम कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं तो सफलता का जोन शुरू हो जाता है। हम कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। कंफर्ट जोन होता है आराम से लेट के टीवी देखते रहना और बस खाना खाया सो गए। कहीं ना कहीं शरीर को गलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, तभी हम लोग कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जो बातें मैंने आपको आज कही हैं, उन्हीं बातों में शायद, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो शायद मैं समझता हूँ कि आज की आखिरी कहानी आपको सुना देता हूँ, जो मेरी सबसे फेवरेट कहानी है चैप्टर नंबर 2 की। और मुझे बहुत सारे जगह लोग ये कहते हैं कि सर ये कहानी ज़रूर सुनाना, क्योंकि ये कहानी हमने कभी नहीं सुनी, लेकिन सर ये सबसे इंस्पायरिंग कहानी है, क्योंकि ये कहानी का टॉपिक ही ये है सकारात्मक सोच। लेकिन बताने का एंगल इतना गजब का इस कहानी का, जो ट्विस्ट ये मारती है, जो पंच लाइन ये मारती है, कोई कहानी नहीं मारती। हालांकि मेरी 50 की 50 चैप्टर में 50 की 50 छोटी छोटी कहानियाँ पंच लाइन के साथ ख़त्म होती हैं और आदमी को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ मुझे राजस्थान में आने के बाद यहाँ के लोकल लोगों ने सुनाई हैं, तो इसीलिए आप हरियाणा या पंजाब में अगर रहते हैं तो आपको सुनने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ये कहानियाँ राजस्थान में बहुत पॉपुलर हैं।
एक दो कहानियाँ IIM अहमदाबाद में मैं लेक्चर देने गया तो मैंने वहाँ देखी, बड़ी कमाल की थी। तो आज की मेरी जो आज के चैप्टर में मैं आपको कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव सोच। अभी आपके टीम लीडर राकेश जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव सोच। मैं जब किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता हूँ तो मेरे सामने जब लोग बैठे होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैं ये कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। और जब ये कहानी मैं लोगों को सुनाता हूँ तो मुझे पता है कि आधे लोगों पे उसका फ़र्क पड़ेगा, आधे लोगों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन हम उतनी दुनिया को बदल सकते हैं जो हमारे बस में है। तो इसीलिए इस कहानी में क्या होता है कि एक पिताजी के दो बेटे हैं और एक सकारात्मक सोच का है और एक नकारात्मक सोच का है। एक दिन उसका दोस्त आता है और कहता है कि भाई तुझे कैसे पता चलता है कि तेरा कौन सा बेटा पॉजिटिव है और कौन सा बेटा नेगेटिव है। बोला दुनिया में कभी भी किसी इंसान का पता लगाना हो तो सिंपल सा टेस्ट है। ये टेस्ट आप भी अपने ऊपर लगा के देख सकते हैं या कोई भी टीम लीडर अपनी टीम पे लगा के देख सकता है, अलग अलग रूपों में, क्योंकि ये वाला तो मैं सुना दूंगा रूप। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ, और वो उसको लेके आता है और अपने साथ लाके वो देखता है कि पहले बेटे के कमरे में वो आता है और नए नए खिलौने भर देता है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले आधुनिक खिलौने भर देता है, सुंदर सुंदर। और दूसरे बेटे के कमरे में घोड़े का लीद यानी कि गोबर भर देता है। उसका दोस्त थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है यार, ये कुछ साबित कर रहा होगा तो मैं इसके एक्सपेरिमेंट के बीच में क्यों आता हूँ। तो इसलिए वो वेट करता है, 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे बाद वो उसका दोस्त कहता है कि चलो यार अब तुम्हें दिखाता हूँ नज़ारा। अब वो पहले बेटे के कमरे की तरफ आते हैं जहाँ पे उन्होंने क्या भर दिया था, अच्छे खिलौने, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले आधुनिक खिलौने। वो बेटा फूट फूट के रो रहा है। तो उसका दोस्त हैरान हुआ कि जिस बच्चे को इतने सारे खिलौने मिले वो फूट फूट के कैसे रो सकता है, उसके लिए तो आज बड़ा ग्रैंड दिन होना चाहिए। वो पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो बेटा कहता है पापा को अकल नहीं है, पापा ने ये नए नए खिलौने ला के भर दिए, मेरे दोस्त आएंगे, अब वो मेरे से खिलौने मांगेंगे, इनसे खेलेंगे, ये टूट जाएंगे, मुझे इनको रिचार्ज करना पड़ेगा, बैटरी लानी पड़ेगी मार्केट से, कितनी टेंशन दे दी मेरे को। हाँ सही बात है, सही है। अब वो दूसरे बेटे के कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने भर दिया था घोड़े का गोबर, लीद, और बदबू फैल गई थी अब उस कमरे में। और जैसे उसका दोस्त उस कमरे के अंदर गया तो वो जो बेटा था वो कूद कूद के हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो उसके समझ में नहीं आया। बोला बेटा हंसने जैसी तो कोई बात नहीं है, खुश होने जैसी तो कोई बात नहीं है, घोड़े का लीद पड़ा है और बदबू फैली हुई है। उस लड़के ने जो जवाब दिया वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी ज़िंदगी बदली है। मैंने ये कहानी आज से 22 साल पहले सुनी थी। वो कहता है अंकल मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ घोड़े की लीद पड़ी है तो घोड़ा भी आसपास ही होगा, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हम जीवन में केवल लीद देख पाए, हम घोड़ा नहीं ढूंढ पाए। और जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिली तो हम पहले इस बात से चिंतित हो गए कि इसकी बैटरी बदलेंगी, रिचार्ज होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन में आपने खिलौनों को एंजॉय करने की बजाय पहले रिचार्जिंग की परवाह की है। आपने लीद के साथ बदबू की कल्पना की है, आपने घोड़े की कल्पना नहीं की है। यही फ़र्क होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान में। एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि ये फेमस स्टोरी है ना कि गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि आधा गिलास खाली है कि आधा भरा हुआ है। मेरी सोच तीसरी है। मेरी सोच ये है कि आधा गिलास खाली है या भरा हुआ है मुझे मतलब नहीं है, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा हूं। ये सब थ्योरी मुझे क्यों प्रूव करनी है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है वो पानी जितना भी है। अगर मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझे उससे। और मैं इसी प्यास वाली कहानी के ऊपर मेरी जो सबसे अच्छी कहानी एक और है जो बहुत शानदार तरीके से कोरोना के टाइम में बहुत सफल हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कहानी भी बहुत शानदार है। वैसे तो सारी शानदार हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये भी बहुत अच्छे रेफरेंस में यूज़ की गई है हमने। और वो ये की है कि एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा पहुँच गया, मरने वाला था। एक झोंपड़ी दिख गई और झोंपड़ी के अंदर गया तो उसे एक पानी की बोतल मिल गई। और जैसे वो पानी की बोतल अपने गले से नीचे उतारने वाला था, उसे एक स्लिप मिली। उस बोतल के साथ एक स्लिप लिखी हुई मिली और उस स्लिप पे लिखा हुआ था इस बोतल का पानी पिए मत, एक पंप रखा है, उस पंप में डाल के पंप चालू कर लें तो ज़्यादा पानी मिलेगा। तो उसने ढूंढा तो एक पंप मिल गया जिसका अंडर वाटर कहीं रिसोर्स से वो जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको चालू करने के लिए थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत थी।
अब वो आदमी फंस गया कि मैं इस पानी को पी के जान बचाऊं या रिस्क लेके इस पंप में इस पानी को डाल दूं। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। लाइफ के साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा बहुत सारी जगह कि मैं ये पानी पी लूं या इस पंप में डाल के रिस्क लूं। उसने कहा कि ये स्लिप जिसने भी लिखी है वो समझदार आदमी है, मैं यही करता हूँ। उसने पंप में पानी डाल दिया, पंप को ऑन करने की कोशिश की, फाइनली पानी की आवाज़ आई, बहुत सारा पानी आया, खूब पिया, नहाया, बोतल दोबारा भर ली और बोतल को जब छोड़ने लगा तो जो स्लिप उसको मिली थी उसने उसके साथ 4 वर्ड और लिख दिए। बोला ये 4 वर्ड होने बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए वो 4 वर्ड उसने स्लिप पे क्या लिखे होंगे। और उसने वो 4 वर्ड उसके नीचे ये लिखे, बिलीव मी इट वर्क्स, विश्वास रखिए ये काम करेगा। क्योंकि अगर ये वर्ड लिखे होते तो शायद वो कभी भी इतना नहीं सोचता। जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम जब रिस्क लेने लगते हैं तो सोचते हैं ये पानी की बोतल पी लें या इससे और पानी निकालें, और हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा होगा। इसीलिए हम छोटा डिसीजन ले लेते हैं, थोड़ा माल बेच के रह जाते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म का नुकसान कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म फायदे के लिए कई बार शॉर्ट टर्म रिस्क लेने पड़ सकते हैं। ये इस कहानी का मैसेज आप लोगों के संदर्भ में है। बाकी ये किताब केवल कोरोना के लिए नहीं है, ये तो हमेशा काम आएगी। जब भी इंसान जिएगा इस कहानी के मैसेजेस ऐसे ही काम आएंगे। और अभी ये किताब amazon.in पे अगर आप वैक्सीन 50 नवीन जैन सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। इसका किंडल एडिशन भी है जो कि आप फ़ोन पे ही पढ़ सकते हैं अगर आप किंडल फ़ोन पे ही पढ़ते हैं, और अगर आप किताब की फॉर्म में पढ़ते हैं तो फिर इसका ये भी एडिशन अवेलेबल है। तो ये बात मैं सिर्फ आपको कहना चाह रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। तो नाउ ओवर टू राकेश जी के अगर और कुछ बात करनी है, क्योंकि मेरी तरफ से शायद आज के लिए काफ़ी हो गया है, काफ़ी सारा मैंने ज्ञान दे दिया है, हालांकि मैं ज्ञान देने में विश्वास नहीं करता जी। सुपर सेशन सर, और मैं मानता हूं कि आज का इस सेशन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। लेकिन एक चीज और मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा कि विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। आज सर का जो सेशन है, जो बातें उन्होंने बताई, जो चीज उन्होंने बताई, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हर मोटे आदमी को पता होता पतला कैसे होना है, लेकिन वो होता नहीं क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं करता। ये जो बुक है ये लाइफ चेंजिंग बुक है। मैं पर्सनली इस बुक को पढ़ रहा हूँ। मैंने 2 बुक ऑर्डर की, एक मेरे पड़ोसी को दी मैंने और एक खुद पढ़ना स्टार्ट किया। आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी।